स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिक के साइंस पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव्स। और हमारा शुरुआत हो रहा है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ। और आप इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे और यदि आप एक बार सारे प्रश्न को समझ लिए तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव का सिलसिला शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप सभी जानते हैं समतल दर्पण सीधा होता है और इस पर जब भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता है आभासी और इसी को हम कहते हैं काल्पनिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सर समतल दर्पण में आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर हमारा है 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बिल्कुल इजी, सभी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सवाल नंबर हमारा है 3। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अब यहां पर ऑप्शन है आपका, एक है अवतल दर्पण, बी है उत्तल, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। आप जान ले कि समतल और उत्तल दर्पण इन दोनों ही दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो अवतल दर्पण है इस दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आप जान लीजिए। समतल उत्तल में केवल आभासी और अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों। एक बात और भी जान लीजिए, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो सीधा बनेगा और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। इन सारी बातों को आप समझिए, दनादन प्रश्न बनेगा, कहीं आप नहीं जाइएगा। तो प्रश्न है कि सर किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आपको हमने बताया उत्तल में केवल आभासी, समतल में भी केवल आभासी और आपका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण जिसमें बनता है वास्तविक और आभासी दोनों। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है 5 में हमारा सवाल है सर किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन उत्तल अवतल दोनों इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था उत्तल और समतल में बनता है, समतल ऑप्शन में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ कि सर उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए कितना सिंपल सवाल है और आप एग्जाम में अगर कंसेप्ट नहीं रहा तो फंसिएगा। 6 नंबर, किस दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? हमने अभी बताया कि सर अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया सही। सवाल नंबर 7, किस दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है? केवल छोटा प्रतिबिंब। सर अवतल दर्पण की अगर बात करें तो यहां पर सर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां पर सर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल में बड़ा और छोटा दोनों बनता है, काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर उत्तल दर्पण जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण हम इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं ताकि साइड से आ रही बड़ी बड़ी गाड़ियों का तस्वीर हम छोटे से दर्पण में देख सके। अगला प्रश्न, सवाल है हमारा 8। किस दर्पण में छोटा तथा बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो आपको हमने बताया अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है।
सवाल नंबर 9 नंबर का हमारा सवाल है बाबू, खोखले गोले के बाहरी सतह को रजतित करने पर कौन सा दर्पण बनता है। ये सवाल जब आपको पूछा जाएगा तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप अपने दिमाग को काम करवाना शुरू कीजिएगा और एक रसगुल्ला बना लीजिएगा। अब आपको एक कटिंग इधर से करना है और एक कटिंग इधर से करना है। ये हुआ आपका बाहरी भाग और ये हुआ आपका भीतरी भाग। अगर आप उत्तल दर्पण इसको ले तो आप इधर से देखोगे, जब भी दर्पण होगा, दर्पण होने के बाद जो उसका पेंट होगा आगे नहीं होगा, हमेशा कहाँ होगा, पीछे। जो कलई होगी वो कहाँ होगी सर, पीछे। तो अगर ये उत्तल है, ध्यान देंगे, ये उत्तल है, उठा हुआ, आप इसको कहेंगे सर उत्तल, तो इसका पेंट कहाँ होगा, पीछे वाला भाग। तो अंदर वाला भाग को आप क्या कहेंगे सर, आंतरिक भाग कहेंगे ना। अगला, अगर अगला भाग यहां से काट ले तो सर ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल। इसमें भी पेंट कहां होगा सर, दर्पण में हमेशा पेंट कहां होगा, पीछे। तो अगर आप सर इसको यहां देख ले तो ये अंदर वाला भाग है, तो ये कौन सा भाग है, बाहर। तो अवतल दर्पण में जो पेंट हुआ है, कलई हुआ है, वो कौन सा भाग में हुआ सर, बाहरी। एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा एक, हमने जवाब दे दिया 2। तो प्रश्न आपसे है सर, बाहरी सतह को रजतित करने पर कौन सा, तो आपने बाहरी सतह पर रजतित किया तो कौन सा दर्पण बना सर, अवतल दर्पण। आप मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर का सवाल है सर कि खोखले गोले के भीतरी सतह को, अब ये वाला प्रश्न है, भीतरी सतह अर्थात आंतरिक भाग को रजतित करने पर कौन सा दर्पण बनता है। आप मारोगे सर उत्तल, क्योंकि आप एमटीसी के साथ हैं। अगला सवाल, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। अब ये है आपका दर्पण और इसके मध्य बिंदु को, तो आप सभी जानते हैं मध्य बिंदु को हम कहते हैं P अर्थात ध्रुव। इसी को हम कहते हैं ध्रुव। आपका सही ऑप्शन है A। कितना चला वीडियो, लिखो तो 9 मिनट। क्या रे, बोलो, अभी काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब करता है। चलिए, ये प्रश्न हो गया था। बारह नंबर का सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये दर्पण है और इसका बीच वाला बिंदु को ध्रुव कहते हैं सर। और इससे जो रेखाएं जाती है, इसे या तो आप मुख्य अक्ष कहोगे या इसे आप प्रधान अक्ष कहोगे। तो आपका ऑप्शन जिस हिसाब से होगा आप उसी हिसाब से आंसर कर दोगे। आपका ऑप्शन है सर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, इनमें से कोई नहीं। आप मारोगे सर मुख्य अक्ष। आपका सवाल 13 नंबर बहुत हल्का सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर ही होता है। सवाल है सर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको हमने बताया उत्तल दर्पण, क्योंकि वो बड़े बड़े वाहनों का प्रतिबिंब छोटे छोटे बनाते हैं, जिससे हमको देखने में मदद मिलती है कि सर पीछे से क्या आ रही है, साइकिल है या बस। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर। चले शुरू करते हैं। चलिए सर, अगला सवाल है आपका 14 नंबर, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सभी जानते हैं हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सर, कि जब हम हजामत करेंगे तो जो हमारा बाल है वो छोटा छोटा होता है, और जब हम उसको देखना चाहेंगे तो छोटे चीजों को बड़े बड़े रूपों में देखना चाहेंगे। तो छोटे चीजों को बड़े रूप में देखने के लिए अवतल दर्पण, और बड़े चीजों को छोटे रूप में देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हजामत में हम मुख्य रूप से अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है सर 15 नंबर, किस दर्पण में
किस दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान देंगे सर, आपको हमने बताया कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा। और आपको हमने ये भी बताया कि सर आभासी प्रतिबिंब बनता कहां कहां है? तो उत्तल और समतल में। आपको इस तरह का ऑप्शन मिल रहा होगा सर, ऑप्शन नंबर ए है उत्तल या समतल, आप इसे ही मारकर आना। चलिए सवाल नंबर है अगला 16, दाढ़ी बनाने के लिए। सवाल वही हो गया, हजामती को बना दिया दाढ़ी, दाढ़ी बनाना भी हजामत। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कोई ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता इस प्रश्न पे नहीं पड़ी। सवाल हमारा अगला है सवाल 17, सभी दूरियां गोल दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है? तो जो गोल दर्पण का मिडिल भाग है, यही है मेन पॉइंट, इसी को आप कहते हो क्या? ध्रुव। और जितनी भी दूरियां मापोगे इसी के या तो बायां चलोगे या तो दायां। ये दूरियां जो होगी इस तरफ, ये दूरियां इस तरफ अगर चलते हैं तो वो नेगेटिव होगी, और यदि आप दायां तरफ चलते हैं तो ये दूरियां क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा सर? कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अगला सवाल, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो पर्दे पर केवल और केवल सर वास्तविक प्रतिबिंब को ही उतारा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी है आभासी, सी वास्तविक तथा आभासी, दोनों डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 19, दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब सवाल ये आया कि सर पीछे कैसा बनेगा और सामने कैसा बनेगा? अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है पीछे, तो ये प्रतिबिंब सर आभासी होगा, और यदि सामने बनता है तो वो प्रतिबिंब सर होगा वास्तविक। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा सर? आभासी। अगला प्रश्न, दर्पण के सामने कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर हमने अभी आपको बोला कि सामने वास्तविक और पीछे आभासी। सवाल नंबर हम आगे देखते, कोई दम नहीं, इस सवाल में कोई दम ही नहीं है। 21, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपके प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपके नहीं होगा सर, यहां पर मिस्टेक है, इसे हम कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां क्या होती है? ध्यान देंगे, आपतित मतलब आने वाली। ये मान लेते एक अवतल दर्पण है, जब भी कोई प्रकाश आएगी, कहां से आएगी सर? इधर से। जब इधर से आएगी आपतित प्रकाश, तो सर इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा इस तरफ है, आगे, और आगे को हमने कहा था क्या? प्लस, और प्लस को हम कहते हैं क्या सर? धनात्मक। कुछ भी है, इतना इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हमारा है 22, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण, अब यहां पर फोकस दूरी को देखेंगे सर, ये हुआ आपका अवतल और ये हुआ आपका सर उत्तल। एकदम इजी सवाल है सर। उत्तल उठा हुआ भाग, फोकस कहां होगा? फोकस कहां होगा सर? फोकस अगर यहां से कोई प्रकाश जाती है और ये आपका बीच में प्रधान अक्ष हुआ, इसका भी ये हो गया सर प्रधान अक्ष, ध्रुव। अब प्रकाश आई और प्रकाश यहां से टकराने के बाद जब वापस मुड़ेगी तो जिस बिंदु पर वो प्रधान अक्ष को काटेगी वो कहलाएगी उनकी फोकस। यहां पर भी अगर आप इधर से प्रकाश जाता है सर, ये वापस नहीं, चूंकि ये तिरछा है तो इधर चले जाएगा, और अगर मारोगे ना सर और इधर चले जाएगा, ये इधर से भी मारोगे ना सर इधर चले जाएगा, इधर से मारोगे ना इधर चले जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो उत्तल दर्पण का फोकस नहीं होगा। मैं कहूंगा सर फोकस होगा। कैसा फोकस होगा? तो जब आप इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाओगे ना तो ये इसका फोकस यहां जाके मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस बाएं तरफ है, और बाएं तरफ को हम कहते हैं ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का फोकस कहां है सर? दाएं तरफ। तो दाएं तरफ को हम कहते हैं क्या सर? धनात्मक। बिल्कुल इजी है ना, समझ गए? अब देखिए आंसर देंगे सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आप अवतल दर्पण का क्या मारोगे? ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल है सर
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अभी अभी आपने देखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है सर धनात्मक। आप मारोगे ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर आपका है सर 24 में जब हम देखेंगे कि सर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेम बात हो गई सर। यहां अवतल दर्पण और ये क्या हो गया उत्तल। त्रिज्या, गोला का त्रिज्या हमेशा कहां होगा सर? अंदर, केंद्र से इसके बीच की दूरी त्रिज्या। इनका त्रिज्या किधर होगा सर? इधर। इनका त्रिज्या इधर, इधर हुआ। ये है सर अवतल और ये है भैया उत्तल। उत्तल का धनात्मक की ओर और अवतल का ऋणात्मक की ओर। तो सवाल है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहां होती है? तो आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या ऋणात्मक होती है। सवाल 25 में चलोगे। 25 में कहेगा सर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो आप कहोगे सर कि इसकी त्रिज्या धनात्मक होती है। सवाल अगला, आवर्धन क्षमता का मान क्या बतलाता है? कौन सा मान सर? धनात्मक। आवर्धन क्षमता का धनात्मक मान क्या बतलाता? आप देखो आवर्धन क्षमता जब निकालोगे ना m, तो उसका सूत्र आपको मिलेगा V बाय यू माइनस में। अब देखिए इसी सूत्र को आप H डैश बाय एच भी कहोगे या इसी सूत्र को H डैश बाय एच माइनस भी कहोगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है सर प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये होता है सर वस्तु की ऊंचाई। समझने वाली बात। अब ये आपका एग्जाम्पल में हमने ले लिया कोई दर्पण है, दर्पण है सर। अब ये प्रतिबिंब इसका जो है सर कहां बन रहा है? यहां मान लेते हैं वस्तु है और एक प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर। चूंकि ये सर एक्स अक्ष मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम क्या? वाई अक्ष। आप जानते हैं एक्स अक्ष का ये वाला भाग प्लस होता है और ये वाला भाग माइनस। अगर आप वाई अक्ष में बात करें तो ये वाला भाग प्लस और ये वाला भाग क्या होता है सर? माइनस। तो अगर वस्तु यहां है और इसका प्रतिबिंब ये बन जाता, अगर ये H और ये बन गया H डैश, तो ये Y प्लस में हुआ तो इसका वैल्यू किस में निकल गया? वो प्लस में, धनात्मक। और यदि धनात्मक है तो इधर इसका मुंडी भी इधर, इसका मुंडी भी इधर, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बउआ? आभासी। कंसेप्ट को समझो। लेकिन यही प्रतिबिंब उल्टा बन जाए तो भैया उल्टा बनेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। एच डैश का वैल्यू क्या? और ये हो गया माइनस, तो नीचे ये हमारा हुआ माइनस। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है इसकी अपेक्षा? तो इसकी अपेक्षा ये बना उल्टा। अगर ये उल्टा है तो सर कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक। और यदि ये सीधा है तो सर कौन सा प्रतिबिंब है? तो आप कहोगे सर क्या? आभासी। सवाल अब आप पढ़ोगे। सवाल आपका क्या है कि आवर्धन का धनात्मक मान, जो धनात्मक वैल्यू निकलेगा प्लस में, जो धनात्मक वैल्यू निकलेगा उससे आपको क्या पता चलेगा? तो सर हमको उससे क्या पता चलेगा कि प्रतिबिंब क्या होगा सर? आभासी होगा। हम आसानी से ऑप्शन नंबर ए को प्यार से मार के आएंगे। सवाल नंबर अगला 27 नंबर। 27 नंबर का सवाल है हमारा, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? एकदम जस्ट अगर आवर्धन का ऋणात्मक मान निकालो एच डैश माइनस एच, यानी कि m का वैल्यू आपका माइनस में निकलता है, तो आप कहोगे सर यह उल्टा है। और उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी होगा सर, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सवाल नंबर 28, सौर ऊर्जा संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपने क्लास में सब्जेक्टिव में पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो हम पढ़ रहे थे उसमें से एक उपयोग ये भी था कि इसका प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है। सौर भट्टी में किस ऊर्जा को हम अवशोषित करेंगे? सौर ऊर्जा को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अवतल। इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, आंसर ही दिया गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। सवाल नंबर 19 मिसप्रिंट हो जाती है। कहां दर्पण पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर है? कहां सर? बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है ये। कहां दर्पण पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होते हैं? अब सर ये है आपका दर्पण
और यहाँ पर आपका हो गया सर फोकस, ये हो गया आपका ध्रुव, और इसके जस्ट बगल में आपका होगा वक्रता केंद्र, और यहाँ होगा सर अनंत। क्या होगा सर? अनंत। अगर आप वस्तु को दूर रखेंगे, जैसे आप बहुत दूर है दर्पण से, तो आप देखेंगे आपका लगेगा कि दर्पण पर वस्तु है। ज्यों-ज्यों आप जाओगे उधर से भी लगेगा कि आप भी उधर से चलते आ रहे हैं। तो अगर आप अनंत पर किसी वस्तु को रखते हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। यदि आप वक्रता केंद्र पर ही रखे तो जो आप इधर से करोगे ये यहां से आएगा। इस स्थिति में वक्रता केंद्र पर अगर आप रखो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनेगा सर? वक्रता केंद्र पर। और इस स्थिति में आपका वस्तु की ऊंचाई और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप ऑप्शन मारोगे सर वक्रता केंद्र पर। सवाल अगला है, किसी वस्तु को आप ध्रुव पर रखने पर, किसी वस्तु को ध्रुव पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है? ध्यान देंगे, ये दर्पण है और दर्पण के सामने आप सट जाइए। अब सट गए इसे दर्पण में तो आपको पता चलेगा उधर से भी आपका नाक क्या हो गया? सट गया। तो ध्रुव पर खड़ा होगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा सर? ध्रुव पर ही बनेगा। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर है सर 32। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को, अब ये सर दर्पण है, मान लेते अवतल दर्पण है ये हमारा, और इसके फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को आप क्या कहते हो? इस दूरी को सर हम कहते हैं फोकस दूरी, और हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ सर फोकस दूरी। सवाल अगला 33 नंबर, किसी दर्पण का आपतन कोण किसके बराबर होता? सभी जानते हैं सर आपतन कोण किनके बराबर होता है सर? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सही है ए। अगला सवाल है, साइड मिरर या पास दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पढ़ते आ चुके हैं। ऑप्शन होगा सर उत्तल दर्पण। अगला सवाल, किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? सभी जानते हैं F बराबर R/2, अर्थात उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आप बोलोगे सर F बराबर R/2 आधी होती है। सवाल अगला बिल्कुल इजी सिंपल सवाल है, किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बड़ा, अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब बनवाना है तो हमने कहा सर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। सवाल नंबर अगला 37, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? फिर हम मारेंगे सर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। नेक्स्ट सवाल, दर्पण सूत्र क्या होता? सब लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। कौन नहीं जानता है? आपका सही ऑप्शन हुआ सर ए। अगला सवाल है बाबू 39, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं आवर्धन m। हमारा ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा सर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल बाबू बिल्कुल इजी है, अगर आप सचमुच में ढंग से सब्जेक्टिव क्लास तैयार किए हो, ऑब्जेक्टिव एक भी आपका छूटने वाला नहीं। प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? सभी जानते हैं प्रकाश बिल्कुल सीधा रेखा में चलती है, और ऐसी रेखा को हम कहते हैं बाबू सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए। सवाल है सर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से सवाल आपका ले रहे हैं। किरण पुंज आपने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं सर। एक किरण पुंज होगा सर अभिसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु पे आके मिल जाती है। एक आपने पढ़ा सर एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैल जाती है, आपने इसको पढ़ा अपसारी। और ये एक पढ़ा आपने सर समांतर, तो ये सर आप कहेंगे समांतर। तो इस प्रकार से आपको एक अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर आप कहोगे किरण पुंज 3 होते हैं सर। सवाल नंबर 42, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? हमने बताया था कि सर आभासी प्रतिबिंब में
जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। तो आप ऑप्शन मारोगे सर क्या होती है, धनात्मक। सवाल अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, तो आप मारोगे सर ऋणात्मक होती है। कुछ भी नहीं है बाबू, एकदम से माथा पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट सवाल है, आवर्धन m होता है, सभी जानते हैं आवर्धन m जो होता है ना वो होता है -v/u, या इसी को आप कहोगे सर h'/h। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए बउआ -v/u। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, बाबू प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात या उसी को आप वायु कहोगे होती है, और ये होती है सर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बउआ देख लो, जहां मिले उसको ठोक दो, आपको मिला होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बउआ इसी को कभी कभी एग्जाम में 3 × 10⁸ भी दे देगा और बगल में लगा देगा मीटर प्रति सेकेंड, घबराना नहीं। नेक्स्ट सवाल, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बाबू दुनिया में सबसे जो कठोर तत्व होता है वो हीरा होता है और जबरदस्त घनत्व होता है, जबरदस्त, और इस घनत्व के कारण इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है और आपको पता होगा उसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, सभी लोग जानते हैं परावर्तन के भी 2, अपवर्तन के भी 2। इसमें से आपका ऑप्शन हुआ सर ए आंसर दे दो। 48 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, P = 1/f, सभी जानते हैं। अब आप बात करोगे सर 1/f, ये जो फोकस दूरी होगी ना सर हमेशा ये मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बुआ, मीटर में। अब इसी मीटर को आप ऊपर लेके जाओगे ना, क्योंकि मीटर पर कुछ ना पावर तो 1 है, ऊपर लेके जाओगे ना तो इसी को आप लिखोगे मीटर पर पावर -1। या तो आप इसको 1/मीटर लिखोगे या मीटर पर पावर -1। इसको हिंदी में कैसे लिखता है, क्योंकि बच्चा को गड़बड़ाता है, इसको कहते हैं प्रति मीटर। जब भी आपका पावर ऊपर -1 लग जाए या वो बटे में हो तो उसको कहेंगे सर प्रति मीटर, और प्रति मीटर को ही हम कहते हैं बउआ डायऑप्टर, डायऑप्टर। तो बउआ ऑप्शन में अगर डायऑप्टर देगा तो डायऑप्टर, और कहीं कहीं ऑप्शन में ये नहीं देता है, चूंकि एग्जामिनर आपका टेस्ट लेना चाहता है, दे देगा प्रति मीटर। सारे बच्चे डायऑप्टर याद करके जाएंगे, वहां पर रहेगा ही नहीं, अफसोस होकर आओगे कि फिर सर अगला साल पुनः एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए आप रेडी रहेंगे अगले साल के लिए, आपको रुकना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या है बउआ, डायऑप्टर, आप इसको मार के ही आना, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए सवाल को थोड़ा घुमाया है, ये ऑप्टर होगा बउआ। डायऑप्टर किसके बराबर होता है, तभी हमने कहा प्रति मीटर, दिया ना ठोक के। अगला सवाल 50 नंबर, 50 हम पूरा करने वाले हैं। सवाल हमारा है आवर्धन m का मान ऋणात्मक चिन्ह क्या बतलाता। हमने अभी कहा सर कुछ देर पहले कि ऋणात्मक चिन्ह जो है ये बतलाता है कि एक तो वस्तु उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है, और दूसरा प्रतिबिंब सर वास्तविक है। ये उल्टा और वास्तविक दोनों बात बताता। आप देखिए क्या है सर, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब आभासी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सीधा होगा तभी क्या होगा, आभासी। चूंकि प्रश्न है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नीचे, और नीचे मतलब सर वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है उल्टा। बाबू ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए सवाल नंबर 51 रुपया का प्रसाद चढ़ाइएगा माता रानी को और परीक्षा आप पास कर जाइएगा। नहीं बाबू वैसे नहीं, यहां पर पढ़ना भी होगा। आवर्धन m के मान में धनात्मक चिन्ह क्या बतलाता है, तो ऋणात्मक बतलाता था उल्टा, तो धनात्मक बतलाएगा सर सी, ये है
सीधा, और सीधा होगा तो सर आभासी भी होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब का वास्तविक होना है, नहीं होगा। प्रतिबिंब का आभासी होना है, हो सकता है। प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है। यहाँ ऑप्शन नंबर आप कर दोगे सर बी तथा सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा, वो आभासी भी होगा, और क्या होगा सर सीधा। ऑप्शन आप चेंज कर देंगे, ऑप्शन मारेंगे डी, बी तथा सी। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? सवाल नंबर 53 है बाबू, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो बाबू हम बोलेंगे कि जो प्रकाश तरंग है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसी कण को हमारे आइंस्टीन साहब ने फोटोन कहा था, और मैक्स प्लांक साहब ने इसे ही कहा था क्वांटा। बाबू क्वांटा, भैया जाइए, आपका काम यहां नहीं है। इसी को कहा था बउआ क्वांटा, या इसी को हम कहते हैं क्वांटम। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्वांटम। और इसमें आवेश होता है, और जब आवेश होगा ना, तो जब ये चुंबक क्षेत्र में जाएगा तो कोई भी आवेशित चीज प्रभावित होगी, और ये चलेगी तो तरंग की तरह। साथ ही साथ इसमें आवेश भी होगा, तो यह चुंबक के क्षेत्र को क्या करेगा? प्रभावित। इसीलिए इसका नाम रखा गया है विद्युत, चूंकि आवेश रहेगा तो विद्युत। साथ ही साथ यह चुंबक द्वारा प्रभावित हुआ तो चुंबक, और यह चलता है किस रूप में? तरंग रूप में, तो नाम रख दिया तरंग। आपका ऑप्शन देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग। आप मारोगे सर ऑप्शन नंबर ए, ठोक के आना बाबू। सवाल है आपका 54, किस गोलीय दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है? बड़ा विस्तृत होना चाहिए। सर विस्तृत किसका होगा? ये हुआ आपका उत्तल, और ये हुआ आपका अवतल। अवतल सिकरा हुआ, सकरा, और उत्तल क्या होगा? उठाओ। अगर आप इसको घेरो ना, ये कहां चले जाएगा पता नहीं। और यदि आप इसको घेरोगे ना, तो ये सिकुड़ रहा। क्या हो रहा सर? सिकुड़ रहा। तो आपके लिए किसका क्षेत्र विस्तृत होता है? तो आप कहोगे सर उत्तल का होता है, और उत्तल का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण ये वस्तु का क्या बनाता है? छोटा प्रतिबिंब। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर उत्तल। अगला प्रश्न है, सवाल नंबर है आपका 55, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? शुरू का ही प्रश्न है। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बाबू। अगला सवाल है 56, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा? अगर ये समतल दर्पण है बाबू, तो इसमें से जो प्रकाश आएगी वो कटेगी कहाँ? कटना चाहिए। ये यहां से आया, कटा, इसको फोकस कहेंगे। इधर से अगर आया बउआ, तो यहां से इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर से इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, तो भैया ये आगे कटेगा। ये कटने वाला नहीं है, ये थ्रू पास हो जाएगा। इसीलिए इसका फोकस जो होगा ना बउआ, वो अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया अनंत। चलिए, थोड़ा सा नंबरिंग गलत है, 56 तक हमने पढ़ाया है, तो नंबर पे हमें ध्यान ज्यादा नहीं देना है, सवाल को देखना। सर किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता? हमने इस सवाल को पढ़ा है। मध्य बिंदु इसका क्या कहलाता है? ध्रुव। रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है सर, प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? सबों ने पढ़ा है। ये है बाबू सघन माध्यम, जल ले लेते हैं, और ये है बाबू हवा, विरल माध्यम। और आप पढ़े हैं कि जब ये चलती है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, और इसी घटना को तो हम कहते हैं बउआ अपवर्तन कहते हैं ना। तो सवाल है सर कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? सीधा हो जाती है? नहीं, घूम जाती है। सही नहीं बना। अभिलंब से मुड़ जाती है। जी हाँ, जो ये अभिलंब है ना, इसी जगह से वो क्या हो गई? मुड़ गई। नहीं तो आप लोग बहुत सारा ऐसा अनहरिया बच्चा है, कह दोगे सर घूम जाती है। घूम जाएगा ना तो बाबू तुम्हारा रिजल्ट भी घूम जाएगा। मारना है आभासी की ओर मुड़ जाती है। सवाल अगला,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, क्या मालूम पड़ना, क्या कारण है इसका सर? सभी पढ़े हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वस्तुएं है ना वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आपने क्लास में पढ़ा होगा, इसी कारण जो पानी में रखा सिक्का ऊपर नजर आता है, पानी में तैरती मछली ऊपर नजर आती है, जो छड़ी है वो तिरछी या टेढ़ी या मुड़ी हुई नजर आती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बउआ प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तन के द्वित नियम आपने पढ़ा है, साइन आई बटे बउआ साइन आर, ये हुआ माध्यम का अपवर्तनांक। इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, और यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो सही ऑप्शन सी, साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट सवाल, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? बबुआ लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हुआ उत्तल और एक है हमारा अवतल। तो लेंस कितने प्रकार के हुए बबुआ? दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर मारोगे बी, साधारण सिंपल। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अब कहता है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? समझिएगा, अब उत्तल लेंस P है 1/f। अब इसकी फोकस दूरी को देखिए, धनात्मक होगा या ऋणात्मक? कहाँ होगा सर इसका फोकस? तो ये है उत्तल लेंस, और इसकी फोकस जब भी आएगी यहां से टकराएगी। ए हे मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया। आपने पढ़ा है उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करने का कार्य करती है, अर्थात एक बिंदु पर आके ये मिलाती है, जहां मिलती है ये फोकस कहलाई। समझिएगा सर। उसी तरह अवतल में मैं देखा, अवतल दर्पण अवतल लेंस जो है ये भी कहेगा मैं निकला गड्डी लेके, लेकिन भैया ये दूसरा देश चलेगा, हमारे देश की तरफ ये नहीं निकलेगा। जब इनको देखिएगा ना सर तो इनका फोकस कहाँ बनेगा बउआ? इधर, इधर ये टकराएगा बउआ, थोड़ा सा समझ लो कि आके ये यहाँ टकरा जाएगा, और टकराने का बाद इसका फोकस बनेगा इस जगह। अब आप देखो ये है अवतल लेंस, किधर फोकस बना? बाएं तरफ। बाएं तरफ बना तो क्या बनेगा? ऋणात्मक। ये है उत्तल लेंस, कहां बना फोकस? दाएं तरफ। दाएं तरफ बना तो बउआ धनात्मक। बस यही बात तो समझना है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो क्या है? तो 1/f, फोकस दूरी इनका होगा प्लस, तो क्षमता भी निकलेगा धनात्मक। ऑप्शन भी मारोगे तुम धनात्मक। सवाल नंबर अगला, सेम टू सेम सवाल, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सर अवतल लेंस का फोकस होगी ऋणात्मक, और क्षमता भी निकलेगी क्या? ऋणात्मक। आप मारोगे ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नेक्स्ट 60, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग? सरल सूक्ष्मदर्शी आपके औजार बॉक्स में होगा बउआ। इस तरह का डंटी रहता, पकड़ के तुम एक आंख से देखते हो, और यहां पर जो लेंस लगा होता है इन्हें हम कहते हैं उत्तल लेंस, और आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ बउआ उत्तल लेंस। सवाल आगे बढ़ाइए। किस अगला प्रश्न है सर, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षर, अगर आपके पास एक डिक्शनरी का किताब है और यहां पर छोटा छोटा महीन अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, आप उनको पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे? तो आप कहोगे सर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा किसमें बड़ा? तो उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, इसमें बनेगा बउआ क्या? छोटा। तो छोटे को बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल, और बड़ा को छोटा देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अवतल। तो यहां पर डिक्शनरी में शब्दकोश है छोटा, देखना है बड़ा रूप में, तो आप प्रयोग करोगे किसको सर? उत्तल लेंस को। सवाल नंबर 64, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ये सवाल रिपीटेड है, आपको हमने अभी बताया कि सर उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सामने जाके मिलती है, और वो होती है धनात्मक। नेक्स्ट सवाल, चलिए लेंस की क्षमता P क्या होती है? सभी को पता है सर, लेंस की क्षमता P जो होती है वो होती है सर 1/f, और आप मारोगे भैया ऑप्शन नंबर डी 1/f।
नेक्स्ट सवाल, लेंस सूत्र क्या है? जैसे आपने दर्पण सूत्र को पढ़ा कि सर दर्पण सूत्र जो होता है ना 1/v प्लस 1/u, ठीक लेंस सूत्र भी होता है 1/v और 1/u, लेकिन प्लस के जगह खाली आपको रख देना है बउआ माइनस, ऑप्शन नंबर मिलेगा डी। सवाल नंबर 68, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय तत्वों से घिरा रहता है, देखिए इधर से घेर दीजिए बउआ या इधर से घेर दीजिए, क्या कहलाता है? हम बोलेंगे माता रानी लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए। सवाल नंबर अगला, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं बउआ? अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना, और अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से उसे फैलाना। उत्तल लेंस जो है बउआ प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है, और अवतल लेंस जो है ना बउआ ये एक बिंदु से फैलाती है। जो फैलाएगी अपसारी, जो एक जगह मिलाएगी अभिसारी। प्रश्न पूछा है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? हम कहेंगे भैया उत्तल लेंस को कहते हैं। फिर प्रश्न पूछेगा कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं? जी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। प्रश्न पूछेगा अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभी आपको हमने बताया उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। सवाल 71, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? सवाल को समझिएगा। मान लेते हैं भैया ये आपका नेत्र है और यहां पर आपका सर लेंस है। लेंस थोड़ा बढ़िया हम बना देते हैं, कहे आप कम दमिया लेंस खरीदिएगा। ये आपका है रेटिना। एकदम से समझना, एक कंसेप्ट को समझिएगा, इस टाइप का जितना सवाल है बना लोगे। अगर लेंस की फोकस दूरी घटेगी, मान ले अभी लेंस यहां, लेंस की फोकस यहां, अगर ये घटेगी, घटने का मतलब है कि ये पतला होगा, और पतला होगा तो ये क्या होगा सर? इधर खिसकेगा, या हो सकता है इधर खिसकेगा। जब ये खिसकेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। क्या हो जाएगी बउआ? कम हो जाएगी। अब आप यहां समझिए, इधर से मान लेते हैं रेटिना पर इसका फोकस है एक्यूरेट। अभी हमको बहुत सुंदर से ये दिख रहा है, चकाचक हम देख रहे हैं, कोई वस्तु हमको साफ साफ नजर आ रहा है। अब फोकस दूरी इनका हो गया, बढ़ गया, यानी कि ये मोटा हो गया, ये ना तो पेच्चा हो गया एकदम पूरा से एकदम। ये देखो ये नटवा थोड़ा सा नाटा हो गया, हाइट इसका घट जाएगा तो बाबू ई क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा ना। ये फोकस इसका क्या हो गया? दूर हो गया। और रेटिना कहां आ गई सर? नजदीक। जब रेटिना नजदीक आ जाएगी और फोकस दूर आ जाएगी तो यहां को समझिएगा दो बातें होगी। फोकस दूरी का बढ़ जाना एक कारण आपने पढ़ा होगा, उसका दूसरा कारण पढ़ा होगा रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी क्या हुआ सर? घट गया ना, घट जाना। ये दूरी यहां होनी थी, दूरी अब कहां हो गई? फोकस का बढ़ जाना और रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाना कौन सा दोष होगा? तो चूंकि फोकस दूर गया ना तो आप कहोगे सर दूरदृष्टि दोष। अगर फोकस नजदीक आता ना तो आप कहते इसको कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। समझ में आया बउआ कि अगर फोकस दूर गया है तो दूरदृष्टि दोष, यदि फोकस घट यानी कि ये पतला हो जाता तो ये आगे आ जाता, घट जाता तो निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, ये चीजें आपको यहां से
पता चल जाएगी। उत्तल लेंस को आप कहोगे अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को आप कहोगे अपसारी लेंस। एक कंसेप्ट को समझिएगा, सारा सवाल अभी होगा क्लियर। सवाल है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर कौन सा दोष होगा? आप बोलोगे सर दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल आपका है एकदम बिल्कुल इसी टाइप का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने पर, ध्यान देंगे ये फोकस दूरी यहां आ जाए तो घट जाएगा तो निकट हो गया ना सर, तो इनको आप कहोगे सर निकट दृष्टि दोष। कुछ भी नहीं है बउआ, एक कंसेप्ट, सारा सवाल दृष्टि दोष पर। इससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला है नहीं सर। आप YouTube ढूंढते रह जाइएगा, MTC जैसा आपको मिलने वाला है ही नहीं। अगला प्रश्न है सर, नेत्र लेंस और नेत्र गोलक की बीच की दूरी। ये सर नेत्र लेंस है और नेत्र गोलक के बीच की दूरी, जो गोला है इनके बीच की दूरी बढ़ जाना। अगर बउआ ये बढ़ जाएगा तो फोकस कहाँ जाएगा? नजदीक, और जब नजदीक आएगा तो निकट दृष्टि दोष। आपका सही ऑप्शन होगा सर बी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला सवाल, नेत्र लेंस तथा नेत्र गोलक की बीच की दूरी घट जाने पर क्या होगा सर? घट जाने पर। अब ये नेत्र लेंस है और नेत्र गोलक के बीच की दूरी, ये अब यहां नजदीक आ जाएगा तो फोकस पीछे जाएगा। अब यदि फोकस दूर जाएगा तो इसको हम कहेंगे कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। और आपका सही आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। सवाल नंबर 75, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप चश्मा का दुकान जाइएगा, अवतल लेंस खरीदिएगा, चश्मा में लगा के पहन लीजिएगा, आपको सब कुछ एकदम से बड़ा बड़ा दिखाई देगा। सवाल नंबर 76, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? बउआ उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। मार के आना, छोड़ना नहीं, एक भी नहीं छूटना चाहिए मेरे करण अर्जुन। अगला प्रश्न है बउआ 77, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? अब प्रिज्म की बात आई, प्रिज्म कैसा होगा बउआ? देखो प्रिज्म की अगर बात करोगे ना तो प्रिज्म तुमको दिखने में लगेगा इस प्रकार का। आहा, देखा होगा तुम लोग? नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ प्रिज्म कैसा होगा। आप इस परत को आप ऐसे रख दोगे इस प्रकार से और एक परत आप नीचे लगा दोगे। अगर मैं कहूँ तो एक इधर से नीचे होगा और एक आप इधर से लगा दोगे तो टोटल कितना हुआ? एक इधर, एक दो नीचे, तीन, एक इधर से और एक इधर से, तीन इधर और एक आगे और एक पीछे, टोटल कितना परत हुआ बउआ? तो 5। आप मारोगे सर जी 5। नेक्स्ट सवाल है आपका, सूर्य श्वेत प्रकाश को पृथ्वी लिख दी है, यहां पर बउआ होगा प्रिज्म, मिस प्रिंट। सूर्य या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में विभक्त होता है? सभी लोग जानते हैं भैया जी 7 रंगों में विभक्त होती है, VIBGYOR। और इसी 7 रंग में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और जो रंगीन पट्टी बनती है उन्हें वर्णपट कहते हैं। आपका ऑप्शन है 5, 2, 3, 7। मार के आना 7, क्योंकि हम हैं आपके साथ। अगला सवाल, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए आप किस लेंस का व्यवहार करोगे? तो भैया ये दोष होता क्या है? तो मैं कहूँगा कि आंख का वह दोष जो ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगी ना ही नज़दीक, उसे ही कहेंगे जरा दूरदर्शिता। और जब दूर की नहीं देख पाएगा तो उसको कहेंगे सर निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए आप लोगे
अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष के लिए लोगे आप सर उत्तल लेंस। यहाँ पर चश्मा में एक जगह लगाओगे उत्तल और एक जगह लगाओगे क्या, अवतल। चूंकि उत्तल का अलग फोकस होगा और अवतल का अलग फोकस होगा, तो दोनों का अलग अलग फोकस, इसका फोकस 1, इसका फोकस 2, टोटल मिला दिया जाए तो इन्हीं को कहते हैं द्विफोकसी, अर्थात दो फोकस वाला लेंस। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, बाइफोकल लेंस या दो फोकस वाला लेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल हमारा है 80। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, इसमें क्या होता है कि या तो हमें वस्तु क्षैतिज दिखाई देगी या वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, ऊर्ध्वाधर। तो ऐसे लोगों के लिए हमें चाहिए बेलनाकार लेंस, और आप मारोगे ऑप्शन नंबर डी बाबू, बेलनाकार लेंस। सवाल नंबर 21, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है? आपने अभी पढ़ा VIBGYOR, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। ज्यादा हो तो बाबू लाल में मारना, और यदि कम हो, क्योंकि इस प्रश्न में कम पूछा है, तो बाबू बैगनी को मारना। अगला प्रश्न, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, आप कितने नजदीक की चीजों को देख सकते हैं? अगर आप किताब को खोल लो इतना दूर तक, ठीक है, अब आप इसको पूरी तरह से सटा दो, एक स्थिति ऐसा आएगा कि आंख रहते हुए भी आप अंधा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक निश्चित दूरी पर नहीं है। तो निश्चित दूरी जहां से हम वस्तु को या किसी चीज को बढ़िया से देख पाएंगे, ये दूरी जो हमारा होगा वो होगा कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगा बउआ, 25 सेंटीमीटर। सवाल अगला, स्पष्ट दर्शन की दूरतम बिंदु, इसी को अन्यतम भी कभी कभी लिखा आ जाता है। दूरतम बिंदु क्या होगी, यानी कि हमारा आंख नजदीक को तो देख लिया, दूर की कितनी चीजों को देख सकता, कितना दूर तक तुम देख सकते हो बउआ? तो हम बोलेंगे सर हम तो तारा को भी देख लेते हैं, और तारा हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। करोड़ों, जिसको माप नहीं सकते उसे कहते हैं अनंत। तो दूरतम बिंदु क्या होगा बउआ, सी, अनंत। अगला सवाल, सवाल हमारा है बउआ 85, तारे टिमटिमाने की घटना किसके कारण होती? ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी, प्रकाश का परावर्तन, सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी, इनमें से कोई नहीं। आप पढ़े होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा हमें क्या दिखता है, टिमटिमाता हुआ। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रकाश का अपवर्तन। सवाल अगला 86, अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है? सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष का रंग काला होता है। अगला, इंद्रधनुष बनने की घटना, जो इंद्रधनुष बनता है ये जल है बउआ। यहां से प्रकाश आया, टकराने के बाद पहले इधर से मुड़ा, फिर इधर से ये मुड़कर ये 7 रंगों में सर ये विभक्त हो गई। जब ये 7 रंगों में विभक्त हुआ ना, इसी को तो हम कहते हैं इंद्र धनुष। अब बउआ बात ये है कि सर ये बनने में क्या क्या हुई, समझना। अगर ये 7 रंग में विभक्त हुआ है तो 7 रंग में विभक्त होने की घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर यहां से ये मुड़ा है, एक माध्यम से कहां गया, दूसरा वायु में था, और ये है जल की बूंदे, तो वायु से ये द्रव में चले गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बउआ, अपवर्तन। अब कहानी क्या होगी कि सर ये एक बार मुड़ा, फिर उसी से बाहर आ गया, जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में पुनः अपवर्तित होकर वो वापस आ गया, अर्थात 2 बार अपवर्तन हुआ। जब 2 बार अपवर्तन होता है ना, तो उसी को हम लोग साइंस की भाषा में साधारण में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
परावर्तन। तो दो चीजें हुई, एक हुआ वर्ण विक्षेपण, एक हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठोक देना ऑप्शन जहां मिल रहा है डी पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। सवाल अगला 88 नंबर का सवाल आपके सामने है बउआ। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण पहले ही बता चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बउआ उल्टा, और उल्टा बोले तो माइनस, और माइनस बोले तो ऋणात्मक। सवाल अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है तो वास्तविक का ऋणात्मक, तो काल्पनिक का धनात्मक। सवाल अगला, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ऐसे जनरली लोग कहते हैं वायु का अपवर्तनांक होता है 1, लेकिन आप देखो तो सर 1 के सबसे नजदीक यहां कोई दिख रहा है? दिखेगा 1 के सबसे नजदीक आपको 1.00 क्या है 3, तो आप मारोगे ए। अगला सवाल, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? आप कहोगे सर बेंजीन का अपवर्तनांक 1.54 होता है। अगला सवाल, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है? प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण है, तो भैया प्रिज्म में तीनों का तीनों परत सेम कोण बनाते हुए मिलता है, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर, और जिसका तीनों कोण आपस में बराबर होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, और आप इसको मारोगे सर 60 डिग्री। सवाल नंबर अगला 94, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? सवाल देखिए थोड़ा अंदर घुस के मारा है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस तो 2 प्रकार के, उत्तल लेंस कितने? बात करेंगे उत्तल लेंस, एक भौवा ये है, चूंकि दोनों भाग उठा है तो इसको आप कहोगे द्वि उत्तल लेंस। एक होगा भौवा ये, एक भाग प्लेन और एक भाग उठा हुआ, तो इसमें हुआ सर उत्तल और समतल, इसको कहोगे समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल लेंस यानी कि एक परत समतल है और एक परत उत्तल, और एक भैया हो जाएगा ये उत्तल, और एक भैया ये हो जाएगा धसा हुआ अवतल। इसको आप कहोगे सर उत्तलोवतल। तो लेंस अर्थात उत्तल लेंस कितने प्रकार के हुए? 3। इसी प्रकार अवतल लेंस में कितने प्रकार के होंगे? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी मार के आना, भूल न जाना। सवाल 95, उत्तल लेंस डैश। अब आगे कुछ लिखा ही नहीं, ऑप्शन पढ़ेंगे। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। सी, मोटाई सभी जगह समान होती है। डी, इनमें से कोई भी नहीं। हम बना लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बिचला भाग मोटका और किनारे का पतल का, पतल का यानी पतला बोलो, तो भैया मोटा 20 मोटा और किनारा पतला। देख ले, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होना चाहिए? मोटा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही। सवाल, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है बउआ, इसकी क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ये हुआ एफ, कितना? 20 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? तो हमने कहा था बउआ अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो ऋणात्मक होती है। आप यहां मारोगे क्या? -20। अब आप क्या करोगे सर? चूंकि आपको क्षमता निकालना है तो क्षमता कभी सेंटीमीटर में होगा ही नहीं, आप मीटर में बदलोगे तो 100 से इसको क्या करोगे? भागा। अब आप क्षमता निकालोगे P = 1/f।
हम यहाँ लिखेंगे 1/-20/100, हमारा 100 ऊपर जाएगा, -100/20, 20 5 है 100, -5 डाईऑप्टर। हमारा आंसर कहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे अगर फोकस नहीं समझेंगे ना तो वो करेंगे क्या, ओहो सर जी फोकस P = 1/f और इसको डायरेक्ट मारेगा, ना माइनस देखेगा ना प्लस, और इसका आंसर 5 निकलेगा। ऑप्शन में भी कहेगा हाँ 5 भी है, मार के आ जाएगा, कहेगा सर जी हमने सही बनाया। हम कहेंगे नहीं तुमने सही नहीं बनाया। सवाल नंबर अगला 99 शतक से एक कदम दूर हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब उत्तल लेंस की बात किया तो सर फोकस दूरी प्लस में आएगा, सेंटीमीटर में है तो बाबू तुरंत में इसको मीटर में बदल दो। उसकी क्षमता क्या होगी? P = 1/f। बाबा 1/25/100, 100 को ऊपर कर दे बाबा, बाबा के नाम पर दे दे रे बाबा। आंसर निकला 4, ऑप्शन मारोगे बउआ 4। सवाल 100 प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती? तो हमने पढ़ाया था वायु या निर्वात में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, शून्य या निर्वात में। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लेके आएंगे और पार्ट 2 में पूरा का पूरा जो शेष फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा वो सब हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।